নমস্কাৰ অন ৰেকৰ্ড উইথ অনিৰ্বাণলৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছোঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, আমাৰ সকলোৰে অৱগত আমাৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য ৭ ভনীৰ এখন মণিপুৰ জ্বলি আছে। মণিপুৰত এতিয়ালৈ প্ৰায় ২০০ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে। বহু হাজাৰ হাজাৰ ঘৰ জ্বলি গৈছে। বহু হাজাৰ হাজাৰ লোকে আজি আশ্ৰয় শিবিৰত দিন কটাই আছে। মণিপুৰক লৈ সদন উত্তাল হৈছে, ৰাজনীতি বহুত হৈছে, কিন্তু মণিপুৰবাসীয়ে আজি কান্দি থাকিবলগীয়া হৈছে। মণিপুৰৰ এই ঘটনাৰ অন্তৰালত আচলতে কি, ক'ত ৰাজনীতি সোমাই আছে, ক'ত কি হৈ আছে, এই বিষয়ে আজি কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ। আৰু এই বিষয়ে আজি কথা পাতিবলৈ আজিৰ মোৰ এই অনুষ্ঠানত এগৰাকী মণিপুৰৰ বাসিন্দা উপস্থিত আছে। তেওঁ এগৰাকী শিক্ষক। তেওঁৰ জাতিৰ বা তেওঁৰ ৰাজ্যখনৰ এই সংকটৰ সময়ত সমাধান সূত্ৰ বিচাৰি দিল্লীলৈ গৈছে, বিভিন্ন ঠাইলৈ গৈছে, বিভিন্নজনক লগ কৰিছে। আৰু আজি তেওঁ গুৱাহাটীত উপস্থিত আছে। আজি তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ। তেওঁ হৈছে কিৰণ কুমাৰ। আজি किरण कुमार जी, आपको हमारे इस कार्यक्रम पे स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। किरण कुमार जी, मणिपुर जल रहा है। मणिपुर में दंगा अभी तक जारी है। पिछले 3 महीने से मणिपुर का बहुत परिस्थिति बहुत गंभीर है। मणिपुर में जो दंगा फिलहाल हो रहा है, इस देखा जाता है कि मेइतेई कम्युनिटी को एसटी स्टेटस देने ही शुरुआत था। लेकिन मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, सिर्फ मेइतेई कम्युनिटी को एसटी स्टेटस देने का जो कोर्ट की तरफ से साजिश किया गया था, वही कारण था? इसके अलावा और कुछ कारण है? इसका अंतराल में और कुछ कारण है इस दंगे के बीच में? आप क्या बोलना चाहेंगे? असल में ये वारदात जो है हमारे आंखों के सामने 3 मई से शुरू हुआ है जी। पर ये सिर्फ एसटी डिमांड के जो ऑनरेबल कोर्ट द्वारा दिया गया एक जो अपने राय के जो उसके चलते फलस्वरूप नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इसका बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसके कारणों की वजह से ही ये लड़ाई जो है, ये इस तरह की मुठभेड़ जो है जी, वो हमें कई दृष्टिकोण में देखते हुए पता चलता है कि ये सिर्फ न कि एसटी स्टेटस के ही मांग के विरुद्ध नहीं है। जी, इसका शुरुआत कैसे हुआ था और कब से शुरू हुआ था? वो आग कब से जलने लगा था? आप क्या बोलें? क्रम आधारित देखा जाए तो बहुत ऐसे घटना है जो कुकी समुदाय के लोग मैते समुदाय के लोगों से बार बार जो यानी अपनी जो एक रहस्यमय उनके एक जो अपने ख्यालात है, उनका एक यूं कहे तो उनके एक अलग से राज्य बनाने का, अलग से कंट्री बनाने का एक साजिश जो है, उसके चलते फलस्वरूप उन्होंने कई ऐसे वारदात किए हैं जो मैते समुदाय को बहुत ठेस पहुंचाए हैं जी। और उसी के ही वजह से ये जो घटना जो है इस तरह से एक आग की तरह एक बहुत विशालतम रूप में फैला हुआ है। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो कुछ ऐसे वारदात हम नाम लेते हैं जो यानी मैते समुदाय के जो एक पर्वत है जो हम लॉर्ड कौबरू के नाम से जाने जाते हैं, वह जो है उस पर्वत में मैते समुदाय वहाँ से ही विकसित हुआ है और वहाँ से उतरकर यानी इम्फाल के क्षेत्र में भिन्न भिन्न जगहों पर वहाँ पर बसे हुए हैं, ये हमारी मान्यता है जी। तो उस जगह पर हम यानी हर साल जो है मई महीने में वहाँ पर पूजा के लिए यात्रा करते हैं, पूजन करते हैं जी। पर उस पूजा को उन्होंने रोका और उस पूजा में जो पूजा जो है, पूजा के ठीक 2 दिन पहले जो है उच्च पहाड़ी के जो नीचे में जो भगवान के कुछ जगह हैं उस पर उन्होंने जलाने की भी जलाया। और एक जगह भी है जो हमें
थांगजिंग यानी कौब्रू थांगजिंग के नाम से जाने जाते हैं। जी तो उस थांगजिंग पर्वत को भी उन्होंने तहस नहस कर दिया जी और उनके कई ऐसे जगहों पर उन्होंने अफीम की खेती बाड़ी की जी और उसी के यात्रा हम्म, जो करने के लिए मैते समुदाय लोग जाते थे उसमें भी बहुत सारे वहाँ पर उन्होंने रोका। तो इस तरह के कई ऐसे कारण हैं जो इस वारदात को होने में एक तरह से सहयोग देते हैं। और देखा जाए तो उस जगहों पर जैसे कौब्रू पर, थांगजिंग पर जो जो हमारे लिए एक पवित्र स्थल है, उस जगहों पर उन्होंने भारी मात्रा में ओपियम की खेती बाड़ी की जी और उस जगहों पर डिफॉरेस्टेशन करके यानी नियम के विरुद्ध उन्होंने कई ऐसे सारे विलेज वहाँ पर जो है नए रूप से विकसित किए गए हैं। जी उसी कारण हमारे पर्यावरण में बहुत ऐसे परिवर्तन आए हैं। जी इस बारे में मैं आऊँगा सर। जी लेकिन मैं आपको अभी ये पूछना चाहता हूँ कि मणिपुर का जो दंगा मणिपुर में जो अगर आप देखिए 3 मई की दिन से भी हम देखा जाए 3 महीना हो गया अभी तक, इतना लोगों का डेथ हुआ है, इतने लोग बेघर हो गया है, फिर भी सरकार नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। आप देखिए मणिपुर में बीजेपी का गवर्नमेंट है, पूरे नॉर्थ ईस्ट के हर स्टेट में बीजेपी अलायंस का गवर्नमेंट है, सरकार है। केंद्रीय सरकार बीजेपी का है, एनडीए का है। और ये भी देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट में जितना सारा ऑटोनोमस काउंसिल्स है वहाँ पे भी बीजेपी का ही गवर्नमेंट है फिलहाल। फिर भी ऐसा परिस्थिति चल रहा है मणिपुर में, नियंत्रण नहीं हो पा रहा है, क्यों? आप क्या देखते हैं इस पे? ये एक यानी भारत सरकार बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, साथ ही साथ राज्य सरकार भी बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, पर असल में ये मुद्दा जो है इसको इतने यानी भारी मात्रा में यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है उसको संभालने की कोशिश करे पर नहीं हो पा रहे। इसका असल वजह यानी बाहरी हस्तक्षेप है। बाहरी हस्तक्षेप है यानी जो कुकी मिलिटेंट जो हैं वो एक तरह से जो है इलीगल इमिग्रेंट जो हैं मणिपुर में भारी मात्रा में आ गए हैं म्यांमार की तरफ से। और देखा जाए तो वह जो है 1840 के लगभग जो है इतिहास के पन्ने को उठाकर देखे तो 1840 के लगभग जो है वो करीबन 2000 या 3000 के करीबन ही मैतेई समुदाय यानी मणिपुर में यानी वो आगमन हो चुके थे, आए थे कुकी समुदाय। और जब भारत स्वतंत्रता हुए और 1950 में जब मणिपुर भारत से विलय हो गए तब उनकी संख्या उतने भारी मात्रा में नहीं है जब तक कि इस समय में देखा जाए तो 2011 ही सबसे जो है नया एक वो सेंसस के जो आधार पर वो देखा जाए तो 2011 के सेंसस के आधार पर लगभग कुकी समुदाय जो है 5.5 लाख या 6 लाख के करीबन उनकी संख्या है। तो यह संख्या जो है आप देख लीजिए 1840 में 2000-3000 के करीबन मणिपुर में आए थे, जबकि भारत में मणिपुर विलय हो गए थे तो उतने भारी मात्रा में नहीं आए। तो देख लीजिए 2000 जो है 1840 तक आते आते अभी 2011 के सेंसस में अभी 5.5 या 6 लाख की आबादी हो गए हैं। तो देख लीजिए, अनुमान लगा लीजिए उनकी जो पॉपुलेशन है कितने बढ़ चुके हैं। तो 1950 के आसपास में वो जो है उतने ज्यादा संख्या में नहीं आए थे। हम मानते हैं कि 1840 में जो आए हैं और जब तक जो भारत में विलय हो गए हैं वो सभी कुकी समुदाय को तो हम जो फर्स्ट सेटलर या सेकंड सेटलर के रूप में हम भारत के सिटीजन के रूप में हम मानते हैं। पर जो 1950 के बाद जो भी अब तक आए हैं उसको तो हम कैसे भारत की जो है एक नागरिक के रूप में हम कैसे मान्यता प्रदान किए जाएंगे। आप लोग बोलना चाहेंगे वो लोग जो घुसपैठ है वो एक रिफ्यूजी है। फिलहाल ही इसी महीने जो घटनाक्रम हो रहे हैं
इसी में ही जो है वो एक रिपोर्ट आया था, उसमें 700 के ऊपर से जो लोग घुसपैठ आ गए हैं। जी इसी हालात में, इसी घटनाक्रम के अंदर में ही 1 महीने या 2 महीने में 700 आसपास आ गए, उनको यानी देखा गया है। और ये जो घटनाक्रम हुआ है उससे पहले एक कमिटी बैठाया गया था। उस कमिटी के चेयरमैन जो है एक कुकी समुदाय के एक मंत्री है, उन्होंने भी उसके एक कमिटी के द्वारा एक सरकार को रिपोर्ट रखा गया था कि 2000 के करीबन ऐसे इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं, जो फिलहाल ही में म्यांमार सरकार के विरुद्ध अभी लड़ाई हो रहे हैं, उसी के फलस्वरूप यहाँ पर मणिपुर में शरणार्थी के रूप में आ गए हैं, उनको देखा गया था। पर अभी वो कहाँ है, वो अभी तक वो भी पता नहीं चल रहा है। अभी सर, ये अभी मणिपुर का जो हिंसा चल रहा है, इस हिंसा पर उन जो मिलिटेंट्स का उग्रवादियों का ऑक्सीजन कैसे आ रहा है, वो आप बताइए। यानी मतलब उग्रवादी संगठन ने कैसे हेल्प कर रहा है इसी हाँ, इसकी ओर हम जाते हैं। यानी कुकी मिलिटेंट जो हैं जी वो एक तरह से 2005 में सस्पेंशन ऑफ सू जो हैं जी वो वहाँ पर बातचीत शुरू हुआ था, और 2008 में यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार तीनों के बीच एक समझौता हुआ था, जी तो उसको हम सस्पेंशन ऑफ सू के नाम से जाने जाते हैं। तो उसके आधार पर देखा जाए तो 2156 करीबन 2200 के करीबन वो कैडर जो हैं, कुल मिला के 25 ऐसे संगठन हैं, उन सभी को मिलाते हुए ये उस सू के आधार पर सू कैंप में रहते हैं। और फिलहाल देखा जाए तो वो सभी जो हैं अभी फिलहाल में 3 मई पे जो रैली, जो एसटी डिमांड के विरुद्ध में वो एक रैली हुआ था, तो उस पीस रैली में वो सभी सस्पेंशन ऑफ सू के आधार पर जो कैडर जो हैं वो खुले आम पर खुले जो हैं जगह पर वो जो है सोफिस्टिकेटेड वेपन AK-47 या तरह तरह की जो बंदूक पकड़ के लेके उस रैली में भाग ले रहे थे। तो उसी को ही एक उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है कि इस जो घटनाक्रम में जो कुकी मिलिटेंट जो हैं वो सभी इसमें बहुत हद तक शामिल है। और एक भारत सरकार के अभी एक खुफिया एजेंसी के द्वारा एक रिपोर्ट भी आया था कि भारत में जो मणिपुर में जो अभी 2 ट्रक से भरे हुए गन लोड आ गए हैं। और ये इतने जो है खुले तौर पर कैसे आ रहे हैं, इसका कारण यह है कि भारत की जो म्यांमार के सीमा में जो मणिपुर है, जो मणिपुर राज्य की जो सीमा जो है 390 किलोमीटर जो है वो सीमा जो है म्यांमार के जो है सीमा है जी। तो उसमें से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर ही उसको फेंसिंग कराए गए हैं। बाकी 10 किलोमीटर 390 जो है उसमें से सिर्फ 10 किलोमीटर फेंसिंग किए गए हैं। उसमें से जो बाकी के हैं वो तो खुले तौर पर हैं। तो इसीलिए फेंसिंग, जब 10 किलोमीटर फेंसिंग हुआ है वो कब हुआ था? ये 10 किलोमीटर फेंसिंग जो है फिलहाल में अभी जो है धीरे धीरे करके अभी हो रहा है। पर कब से शुरू हुआ था फेंसिंग? ये शुरुआत जो है 10 साल पहले से शुरू हो गया था, पर अभी तक इतने तेजी से नहीं हो रहा है जी। और इसी बिना फेंसिंग किए हुए जो एक 390 का जो सीमा जो है उस पर यानी कुकी मिलिटेंट लोग, यानी कहिए वहां पर जो मिलिट्री जुंटा के जो सैनिक प्रशासन चल रहे हैं, उसी के जो है विरुद्ध कुकी के जो बहुत सारे ऐसे संगठन म्यांमार में जो अभी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वो सभी भारत पर शरणार्थी के रूप में आते हैं, या उनके बीवी या उनके बच्चे जो हैं वो शरण के रूप में यहाँ पर आते हैं। तो खुले तौर पर एक जो सीमा, जो बॉर्डर जो है खुले तौर पर रखेगा तो आता जाता ही रहेगा। और वो क्या करते हैं, वो तो एक तरह से नोमैडिक ट्राइब है जी। और वहां पर जो 150 ट्राइब जब म्यांमार में जो उसको कुकी को मान्यता प्रदान नहीं दे रहे हैं, पर यहाँ पर तुरंत ही आने के बाद कहीं ना कहीं जुगाड़ करके वो अपने भारत सरकार के जो मान्यता जो प्रदान करने के बाद जो एसटी का जो भी सुविधाएं जो है वो ले रहे हैं। और एक तरह से वहाँ के जो घुसपैठी लोग जो हैं यहाँ पर आकर सस्पेंशन ऑफ सू में वो भाग ले रहे हैं। एक यूं कहा जाए तो म्यांमार के एक MP जो हैं वो भारत में आकर भारत के सिटीजन नागरिक बनकर अभी इसी सस्पेंशन ऑफ सू के जो हैं उस पर एक बहुत
जो है एक बड़े हद तक उसके जो है उस पर ये हस्ताक्षर करते हैं वो शामिल है। जी तो यहाँ पर एक हम साफ तरीके से देखा जा सकता है कि वहाँ पर जो कुकी लोग जो हैं बैठ रहे हैं या मणिपुर में आकर वो अपना अलग यानी राज्य या कहिए अपने एक अलग से जो कंट्री कहिए वो मांगने की प्रक्रिया पर उतर रहे हैं। जी इसमें राजनीतिक भी शामिल है। राजनीतिक भी शामिल है और राजनीतिक का यह शामिल जो है हम प्रमाणित रूप में यहाँ देखा जा सकता है कि कुकी समुदाय के 10 ऐसे एमएलए हैं जो उसमें से जो 2 एमएलए हैं जो सस्पेंशन ऑफ सू के आधार पर जो अभी बातचीत कर रहे हैं उसमें हस्ताक्षर कर रहे हैं। उन 2 ऐसे चेयरमैन के बीबी जो हैं ये जो है इस सरकार में अभी जो है 2 विधायक है, एक मंत्रिमंडल में शामिल है जी और फिलहाल ही में एक जो कुकी के जो एक वो राजनीतिक जो एक संगठन है उन्होंने फिर सरकार को सहयोग करने से वो जो है वापस ले लिए वे भी ऐसा भी हमें सुना गया है। तो वो तो बात चल रहा है कि पिछले निर्वाचन के समय कुकी उग्रवादियों की हेल्प से बीजेपी का गवर्नमेंट बना था, ऐसा भी चल रहा है बातें, आप क्या बोलना चाहेंगे इस पर? ऐसा भी बातें चल रहे हैं पर ये जो है हम प्रमाणित रूप में तो हम नहीं कह सकते जी पर कुछ ऐसे बातें जो हैं ये असम के न्यूज़ में भी हम सुने हैं और मणिपुर के न्यूज़ में भी सुने हैं पर इसमें यानी असम के सीएम ने उसको खुले तौर पर उसका जो विरोध करते हुए अपने राय भी प्रकट किए थे। जी मैं दर्शकসকলক এটা কথা মই এইখিনিতে আকৌ ক'ব বিচাৰিছোঁ, কিৰণ কুমাৰে যি ভয়াবহ তথ্য আমাৰ ওচৰত দাঙি ধৰিছে। মণিপুৰৰ 300 কিলোমিটাৰতকৈ অধিক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমা আছে ম্যানমাৰৰ সৈতে, তাৰ মাত্ৰ 10 কিলোমিটাৰ ফেন্সিং সম্পূৰ্ণ হৈছে। ৰাষ্ট্ৰ সুৰক্ষাৰ কথা কোৱা হয়, বিজেপি চৰকাৰেও কয়, অন্য চৰকাৰেও কয় ৰাষ্ট্ৰ সুৰক্ষাৰ কথা, কিন্তু উত্তৰ পূবৰ এখন ৰাজ্য মণিপুৰত এই অৱস্থা মাত্ৰ 10 কিলোমিটাৰ 300 কিলোমিটাৰতকৈ অধিক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমা মণিপুৰৰ সৈতে, কিন্তু ফেন্সিং হৈছে মাত্ৰ 10 কিলোমিটাৰ। ৰাজনীতি জড়িত, কি ধৰণে ৰাজনীতি জড়িত হৈ আছে, কি ধৰণে উগ্ৰবাদীৰ লগত বা কি ধৰণে এনেকুৱা বিষয়সমূহৰ লগত ৰাজনীতি জড়িত হৈ আছে এই বিষয়সমূহ তেওঁ দাঙি ধৰিছে আৰু বহু কথাই পাতিম। किरण कुमार जी, जो आफिंग कल्टीवेशन, जो ओपियम कल्टीवेशन, आफिंग का खेत के बारे में बहुत सुना जाते हैं, मणिपुर में आफिंग का खेत कैसे चल रहा है, इसका कहाँ से उन लोगों को खेत में हेल्प मिल रहा है, वो बताइए थोड़ा। ये एक जो हमने सुना होगा जो गोल्डन ट्रायंगल के नाम से आप परिचित होंगे। जो गोल्डन ट्रायंगल जो लाओस, म्यांमार और थाईलैंड जो है 3 ऐसे देश है, उनके जो है वहाँ से वो त्रिकोण जो सुनहरा त्रिकोण हुआ है वहाँ से शुरुआत हुआ है। वहाँ के जो गोल्डन ट्रायंगल लुप्त होने के बाद वहाँ में जो ओपियम के कल्टीवेशन करने वाले लोग जो हैं कुछ हद तक कुकी लोग से संबंध रखते हैं, तो वह सभी वहाँ से लुप्त होने के बाद अभी जो सीमा आप हमने बताया था कि 390 किलोमीटर जो है उसमें सिर्फ 10 किलोमीटर है जो फेंसिंग है, तो वहाँ पर तो खुले तौर पर आते जाते कोई उसमें रोक नहीं है। और यूँ तरह से देखा जाए तो चुरचानपुर डिस्ट्रिक्ट जो है मणिपुर के सबसे बड़े डिस्ट्रिक्टों में माना जाता है, तो उसमें कई सारे ऐसे जंगल हैं जो वहाँ तक लोग जो हैं दूर दूर तक फैला हुआ है और वहाँ तक देख भी नहीं सकते और वहाँ पर यानी विलेज उतना ज़्यादा भी नहीं है, पर वहाँ के सबसे सुरक्षित जगह जो है ओपियम कल्टीवेशन के लिए सबसे सुरक्षित जगह माने जाते हैं। और उसके सीमा जो है बिल्कुल अभी जो फिलहाल ही में अभी मिलिट्री जुंता के जो सरकार के साथ जो लड़ाई चल रहे हैं, जंग चल रहे हैं, वो उस कुकी चीन के समुदाय के बहुत ही नज़दीक में है। तो वहाँ से उस लोगों ने अपनी बंदूकें और अपने जो है पैसा कमाने के जरिया जो है ओपियम कल्टीवेशन किया है। इसका प्रमाणित रूप में देखा जाए तो मणिपुर में अभी 2017 से लेकर 2023 तक 18,000 एकड़ अभी ओपियम का खेती कर चुका है। उसके लिए लीगली हो रहा है या इलीगली, ये कहाँ से लीगल होगा जी? तो इलीगली 18,000 जो है एकड़ तक पॉपी कल्टीवेशन कर चुके हैं।
यानी 17 से लेकर 23 तक, ये हम नहीं कह रहे, सरकार और ये प्रशासन सरकार का- के एक रिपोर्ट के द्वारा कह रहे हैं। लेकिन सरकार और प्रशासन क्या कर रहे हैं इसमें उन लोगों का? इसमें वर्तमान सरकार ने इस यानी एक एक बहुत से अलार्मिंग सिचुएशन को सरकार जानते हैं और सरकार ने एक कदम उठाया, उसको हम वार ऑन ड्रग के नाम से भी जाने जाते हैं। वार ऑन ड्रग जो है वर्तमान सरकार ने उसको एकदम जोरों शोरों से किया है और 2017 से लेकर 2023 तक भारी मात्रा में ओपियम पकड़ा गया। कितने का आप अनुमान लगाइए, वो जो है 7,176 ऐसा लगभग जो है 7,000 करोड़ ड्रग 2017 से लेकर 2023 तक ड्रग वो पकड़ा गया जी। तो आप देखिए कि 7,000 करोड़ के ऊपर का पैसा के ड्रग्स पकड़े गए हैं, तो कितने अफीम वहां से निकले होंगे। और ये पकड़े हुए सामान है जो ड्रग्स हैं जो हमने बताए हैं, और ये जो पकड़ने की प्रक्रिया जो है सिर्फ महीने में एक बार या 2 बार या 3 बार कुछ हुए होंगे, पर जो नहीं पकड़े गए हैं वो कहाँ गए होंगे, वो भारत के पूरे स्टेट पर गए होंगे, आसाम में गए होंगे। कई बार ऐसे फिलहाल ही इसी महीने में भी आपने देखा हो कि बहुत सारे ड्रग्स जो हैं मिजोरम को होते हुए आसाम में पकड़ा गए, ये आपने देखा होगा। तो ये सभी ड्रग्स जो हैं ये अफीम की खेती और अफीम के कारोबार जो हैं वो ज्यादातर उन्हीं समुदायों के लोग करते हैं जो उस सीमा में रहते हैं। जे हम उन समुदायों को पूरा का पूरा तो नहीं बता रहे हैं, पर खेती तो वही जगह पर करते हैं। हम बहली जगह में तो कोई ओपियम का जो खेती आपने नहीं देखा होगा, तो ज्यादातर अफीम की खेती जो है उन जगहों पर कर रहे हैं जो बिना बॉर्डर के खुले तौर पर आते जाते रहे हैं। तो इसीलिए वो उस खेती को वहां के विलेज जानते होंगे, वहां के जो आदिवासी लोग जानते होंगे, वहां के जो कुकी मिलिटेंट के जो 14 कैंप जो सरकार द्वारा उनको रहने के लिए जो जगह दिए हैं वो सब जानते होंगे। बिना खेती जो है वो एक दिन में तो पोपी उग नहीं पाएगा। तो उन्होंने कई साल ऐसे करके यानी जंगलों को वो काटे गए, डिफोरेस्टेशन किए गए, एनवायरनमेंट में कई सारे के जो है वो परिवर्तन आ गए हैं। तो हम पूरे इस मामले को देखते हुए इसमें कुकी के बहुत सारे ऐसे जो मिलिटेंट हैं इसमें शामिल है। इसके पुख्ता सबूत जो हैं वो भी सरकार द्वारा कई सारे ऐसे जो ड्रग्स के मामले में पकड़े गए लोग जो हैं वो कुकी के जो उस शू मिलिटेंट ग्रुप में शामिल होने वाले लोग भी हैं, और उस शू के समय जो लिस्टेड शू कादर है उसके अलावा अनलिस्टेड शू कादर भी उसमें शामिल है। ये है। तो एक तरह से हम पूरे इस मामले को सिर्फ एसटी डिमांड में न देखते हुए उन सभी प्रक्रियाओं को वर्तमान सरकार ने रोकने के लिए पूरे प्रयास किया, और जो नए नए रेफ्यूजी जो बाहर से आए हैं उन्होंने डिफोरेस्टेशन के नए नए विलेज बना लिए हैं। वर्तमान में कुकी समुदाय के लिए 1,150 के लगभग नए विलेज जो हैं उत्पन्न हुए हैं। तो ये कहाँ से आए हैं? लेकिन ये देखा जाता है ये पूरा समस्या जब आपका जब बॉर्डर सील नहीं होने के जो वजह है उसके साथ जोड़ा है। हाँ, ये समस्या बॉर्डर में फेंसिंग अच्छी तरह से नहीं करने के कारण और बॉर्डर सुरक्षा अच्छी तरह से नहीं करने के कारण यह हो रहा है। और असल में एक बात यहाँ पर हम आपको रखना चाह रहे हैं, सरकार ने 34 ऐसा जो चेक पोस्ट कहिए या पुलिस स्टेशन कहिए या आउटपोस्ट कहिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने उन सीमाओं में तैनात करने के लिए अनुमति दे दिए हैं। पर उस समुदाय के लोग जो सीमा को सुरक्षित जगह पर नहीं रखने चाहने वाले लोग जो हैं इसको समर्थन करने के बजाय उसको नकार रहे हैं और उसको रोक रहे हैं, और अब तक उन 34 पुलिस स्टेशन या आउटपोस्ट जो हैं उसको रखने से मना करते हुए अभी तक नहीं रख पा रहे हैं। तो कारण आप समझिए, क्योंकि जो इलीगल तरीके से जो भी कार्य कर रहे हैं वो एक तरह से उसको जो है रोकने के जो एक प्रक्रिया जो है उसको एकदम उन्होंने रोक कर रखा है।
सर, और जो आप लोग का वहाँ पे जो अफीम का कल्टीवेशन हो रहा है, अफीम का जो खेत हो रहा है, हम्म, उस पे तो फर्टिलाइजर का जरूरत पड़ते हैं, नमक का जरूरत पड़ते हम्म, हैं। हम्म, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं होते लेकिन इनडायरेक्टली गवर्नमेंट का हेल्प होता है, वो कैसे होता है? आपका जो प्रश्न जो है बहुत अच्छा है। हम्म, पर हाँ, एक तरह से देखा जाए तो ये जो फर्टिलाइजर जो हैं जी। ये सरकार के गोदाम से भी होके आते हैं। पर हम्म, ये जो भी जगह इसका प्रयोग कर रहे हैं, जी। एक तरह से राजनीतिक कुछ ऐसे शख्स, यूं कहिए जो कुछ लोग जो कुकी मिलिटेंट से जो संबंध रखते हैं, उन लोगों ने ही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दिए होंगे। ये हमारे जो अनुमान के आधार पर हम कह सकते हैं, जी। क्योंकि ये सभी अपनी अपनी यानी केंद्र अपनी अपनी शासन जगहों के जो खेती बाड़ी के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं, तो उस जगह के लिए ही वो दिए होंगे। पर असल में वहां पर जो इस्तेमाल करने के लिए दिए हैं, पर वहां पर नहीं कर रहे हैं। जी। असल में इसी के मुद्दे जो हैं वो हम घुमा फिरा कर एक तरफ आ रहा है कि जो प्रशासन के कार्य में जो लोग इसका समर्थन करते हैं वही इसमें भागीदारी हो रहे हैं। मणिपुर का मुद्दा सदन में आया, सदन में जो अविश्वास का प्रस्ताव आया, हम्म, सरकार की तरफ से, विरोधी की तरफ से बहुत बातें बोला गया। हम्म, 8 तारीख से 10 अगस्त तक जो संसद में, लोकसभा में जो डिस्कशन हुआ, इस डिस्कशन के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? स्पेशली प्रधानमंत्री ने जो उनका जो मंतव्य रखा लोकसभा में, उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? प्रधानमंत्री के लिए तो साफ साफ मेरे ख्याल में कल उन्होंने रखा है कि इसमें जो लड़कियों के विरुद्ध शोषण हुए उसके लिए वो जो है कड़ी से कड़ी कदम उठाएंगे। जी। और जो बाहरी क्षेत्र में जो यानी बाहरी घुसपैठ के कारण इस तरह के जो वारदात हुए हैं, इसके लिए वो कदम उठाएंगे और फेंसिंग जल्दी करेंगे, ये उन्होंने रखा। और माननीय जो होम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने तो अच्छी तरह से रखा कि ये सभी घटना जो हैं सिर्फ एसटी डिमांड सिर्फ वही नहीं है, इसके पीछे बाहर के मुल्क के जो हैं लोगों का, बाहर के मुल्क के जो मिलिटेंट या उग्रवादी या कुछ भी कहिए, उनका बहुत बड़ा हाथ है, ये उन्होंने भी साफ साफ कह दिए हैं। और उन बाहर के जो हस्तक्षेप करने वाले लोगों के साथ म्यांमार के सरकार से बातचीत करके उनको कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए, उनको रोकने के लिए प्रयास करेंगे। ये यानी माननीय होम मिनिस्टर जी ने ये कहा है। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा एक विषय जो हमने यानी पिछले 3 महीने से हम चर्चा कर रहे थे या वो कह रहे थे, ये सभी एक खुले तौर पर होम मिनिस्टर के कहे हुए बातें से तो एकदम साफ हो जाता है, ये मेरा मानना है। आप आशा करते हैं कि इस होम मिनिस्टर की तरफ या सरकार की तरफ से यहाँ पे कुछ समाधान में आ जाएगा? हाँ हाँ, हम जो है माननीय होम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री जी के जो कहे हुए बातों को हम समर्थन करते हैं। जी। और उनकी जो बातें जो हैं वो जल्द से जल्द यानी जो है काम में लागू किया जाएगा, तो ये समस्या जो है बहुत पुराने समय से चल रही समस्या जो है उसका समाधान जल्द से जल्द हो सकता है, ये मेरा मानना है। मेरा ये कार्यक्रम अभी समाप्त करना होगा जी। लास्ट में आपको एक प्रश्न आपको पूछना चाहता हूँ। मणिपुर का आज का जो अवस्था हो रहा है, इसका अंत कब होगा और समाधान कैसे आएगा, शांति कैसे मणिपुर पे वापस आएगा? मेरे दृष्टिकोण में जो देखा जाए तो दोनों समुदाय के बीच जो है एक तरह से शांति के लिए बातचीत करना चाहिए जी। और साथ ही साथ सरकार जो है सख्त जो कदम उठाए, जो बाहर के हस्तक्षेप करने वाले को जल्द से जल्द जो है उसको भी रोका जाए। और सस्पेंशन ऑफ सू के आधार पर जो एक वहां पर एग्रीमेंट किए गए हैं, उन एग्रीमेंट को पूरे के पूरे जो है वो लागू किया जाए, न कि सिर्फ लिखित तौर पर नहीं, वो जो है वास्तविक रूप में उसका एकदम सही तरीके से प्रयोग करेंगे। तो मेरे ख्याल में जो
अभी लड़ाइयाँ दो तरफ में चल रहे हैं, उसमें से सस्पेंशन ऑफ इशू का बहुत बड़ा हाथ है। वो अपने अपने डिजिग्नेटेड कैंप में रहेंगे, वो अपने अपने हथियार जो हैं अपनी कैंप के लॉकर में रखेंगे। तो एक तरह से ये लड़ाई खत्म होने के जो है अंत तक आ सकते हैं, ये मेरा मानना है। जी, किरण कुमार जी, मणिपुर में जो घटनाएं अभी हो रहा है वो भारत के लिए और पूरा देश के लिए बहुत ही दुख का बात है, बहुत ही शर्म का बात है। इस विषय पर आप बहुत ही जानकारी दे दिया, बहुत ही बात बोला, इसके अंदर में क्या क्या चल रहा है, बहुत ही हमारे दर्शकों को जानकारी मिला है। आज इस कार्यक्रम में आप भाग लिया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। প্ৰিয় দৰ্শক, মণিপুৰ অশান্ত, মণিপুৰৰ ঘটনা আমি দেখি আছোঁ, অত্যন্ত দুখজনক ঘটনা। এই ঘটনাৰ সমাধান হওক, আমি সেয়াই কামনা কৰোঁ। মণিপুৰলৈ শান্তি ঘূৰি আহক। মণিপুৰৰ এই ঘটনাৰ অন্তৰালত বহু কথাই আছে, কেৱল ST ডিমাণ্ড বা ST ষ্টেটাছেই নহয়, ইয়াৰ অন্তৰালত কেনেকৈ বহিৰাগত উগ্ৰপন্থীৰ হাত আছে, কেনেকৈ আফিং খেতিৰ হাত আছে, কেনেকৈ ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ হাত আছে, কেনেকৈ যিটো অস্ত্ৰ সৰবৰাহকাৰীৰ হাত আছে, এই বহু কথাই ওলাইছে। ৰাজনীতি কেনেকৈ জড়িত হৈ আছে, ইয়াত বহু কথাই ক'লে কিৰণ কুমাৰ ডাঙৰীয়াই। এই সকলো সমস্যাৰ সমাধান চৰকাৰে কৰিব লাগিব, তাৰ কাৰণে চৰকাৰে উচিত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাটো নিশ্চয়কৈ প্ৰয়োজনীয়। শেষত এটাই ক'ব বিচাৰোঁ, মণিপুৰলৈ শান্তি ঘূৰি আহক। সকলোৱে বিচাৰে মণিপুৰ আকৌ শান্ত হওক, মণিপুৰ সুন্দৰ হওক, মণিপুৰত মানুহ শান্তিৰে জীয়াই থাকিবলৈ আকৌ আগবাঢ়ি আহক। আজিৰ অনুষ্ঠান ইমানতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।